Hello friends, welcome to channel. So this video regarding the approaches and the theory of social change in the society. समाज में सामाजिक जो बदलाव होता है उसके रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी एंड अप्रोचेस, जिसको आप अप्रोच बोल सकते हैं या फिर थ्योरी बोल सकते हैं, बहुत सारे थिंकर के द्वारा दी गई हैं। कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और कुछ सोशलिस्ट के द्वारा थ्योरी दी गई है कि कैसे समाज में बदलाव होता है, क्या क्या कारण है समाज में बदलाव होने के, और कितने समय में बदलाव होता है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, और किस प्रकार का बदलाव होता है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, दैट इज कम फ्रॉम द यूनिट सेकेंड। ओके, so this topic is very important for the social work, sociology, okay, all these subject. So now let's understand. Before begin, this is all about me, and this is my number. You can text me or you can call me regarding the courses for the social work, and this is the telegram channel. Please join this telegram channel for the social work. Okay, all the important notification regarding this paper 2 I generally share in this group. So please join this telegram channel for the social work and this telegram channel for the women study. Okay, so कोई स्टूडेंट अगर women study की तैयारी कर रहा है या आपका कोई दोस्त है, so please share this link to the your friend so they can also get the benefit. Okay, and this is the email ID, so you can also mail me for regarding any query regarding this subject. Okay, so now let understand what is the social change. सोशल चेंज को हिंदी बोलते हैं सामाजिक बदलाव। समाज में बदलाव कैसे होता है, यहाँ पर बहुत सारे थिंकर हैं, जैसे कि अमाइल दुर्खाम है, परेटो है, कार्ल मार्क्स है, और भी थिंकर के द्वारा डिफरेंट अप्रोचेज दी गई हैं। उनकी जो थ्योरी थी उनके माध्यम से उन्होंने बताया कि समाज में बदलाव कैसे हो रहा है। सो व्हाट इज सोशल चेंज, आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक बदलाव क्या है। इसका मतलब अगर सिंपल भाषा में बोलें तो बदलाव या चेंज in the society, और यू कैन से द चेंज इन द सोसाइटल लेवल। समाज के स्तर पर बदलाव होना सोशल चेंज कहलाता है। फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, आर्थिक इकोनॉमिकल फैक्टर हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल हो सकते हैं, एंड देयर आर सो मैनी फैक्टर्स। सो इन दी चेंज इन सोसाइटी मीन्स क्या, समाज में बदलाव किस चीज़ से होता है? द कल्चर सिम्बल्स, रूल ऑफ बिहेवियर्स, बिहेवियर में बदलाव होना, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव होना, सोशल इंस्टीट्यूशंस जो होती है हमारे उसमें बदलाव होना, सोशल वैल्यूज़ में बदलाव होना, ये सभी के सभी बदलाव देखे जाते हैं समाज के अंदर। और ये जो बदलाव होते हैं काफ़ी लंबे समय में देखे जाते हैं, कभी कभी शॉर्ट टर्म में देखे जाते हैं। सो सोशल चेंज कैन इवॉल्व फ्रॉम नंबर ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, लाइक यू कैन से लाइक द व्हेन द वन सोसाइटी इवॉल्व और व्हेन वन सोसाइटी इज डिफ्यूज विद द अदर सोसाइटी। लाइक कोई छोटी सोसाइटी है, वो अगर बड़ी सोसाइटी से कॉन्टेक्ट में आती है तो ये उसमें डिफ्यूज हो जाती है, उसके सोसाइटी के जो बिहेवियर है, उसके जो वैल्यू सिस्टम है, उसके जो नॉर्म्स हैं, उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है छोटी सोसाइटी के द्वारा, तो उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ द सोशल चेंज। एंड सोशल चेंज इन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मीन्स क्या, यू कैन सी इन अ प्रेजेंट टाइम बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज का लॉस हो रहा है ना, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डिजास्टर्स आ रहे हैं, बहुत सारी डिजीज आ रही हैं, तो ये क्या इकोसिस्टम चेंजेस देखा जा रहा है। technological advancement, technological change you can see in the terms of industrial revolution. Okay, yeah, this is also kind of some kind of social change, so that create new social group. Urban proletariats means क्या, कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना। ये भी एक अलग अलग प्रकार का जो है सामाजिक बदलाव है जिसमें फोकस किया है कार्ल मार्क्स के द्वारा, उसको बताएंगे आगे। सो सोशल चेंज इज आल्सो स्पोर्ड बाय द आइडियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड द पॉलिटिकल मूवमेंट। सामाजिक बदलाव पॉलिटिकल मूवमेंट के माध्यम से भी हो जाता है, आर्थिक मूवमेंट के माध्यम से, आर्थिक बदलाव के साथ, या फिर आइडियोलॉजिकल भी होता है। ओके, नाउ लेट अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ सोशल चेंज, किस जो सामाजिक बदलाव हो रहा है किस प्रकार का चेंजेस है। ओके, अगर हम बात करें पुरानी और नई थ्योरी के माध्यम से तो दोनों में ये चीज़ साबित हुई है कि सामाजिक जो बदलाव है, सोशल चेंज हो रहा है, दैट इज दिस सम काइंड ऑफ डिग्री और रेगुलेशन ऑफ द पैटर्न। उसमें कुछ कुछ पैटर्न है, या लगातार हो रहा है, या फिर धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है, या फिर ग्रोथ है, तो काइंड ऑफ द चेंज हैव सम काइंड ऑफ डिग्री और रेगुलर ऑफ पैटर्न, लाइक वन डायरेक्शन चेंज, एक ही दिशा में लगातार बदलाव हो रहा है, दैट कैन बी डिक्रीज और यू कैन से ग्रोथ और काइंड ऑफ डिक्लाइन, सो दैट इज कॉल्ड वन डायरेक्शन। साइक्लिकल चेंज मीन्स पहले ये ग्रोथ होता है, उसके बाद मेंटेनेंस लगातार रहता है, फिर उसका डिक्लाइन होता है, अगेन दैट इज ग्रोथ, सो दैट काइंड ऑफ द साइक्लिकल चेंज, जिसे बोलते हैं चक्र, काल चक्र बोल सकते हैं, जिसमें समाज एक बदलाव लगातार होता रहता है। उसको अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशन
कन्वर्जेंस होना, वो साइक्लिकल चेंज होता है। यू कैन सी द इन द साइक्लिकल चेंज also sometimes you can see in a very short time. So I will explain some example of cyclical change and one direction change. Combined pattern of change means what? When we see the direction change as well as the cyclical change simultaneously, दोनों एक साथ हम देखेंगे तो उसे बोलते हैं combined pattern of change. तीनों को अंडरस्टैंड करेंगे with example. The first one that is the one directional change. एक दिशा में लगातार परिवर्तन होना, ओके, फ्रॉम वन पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इस प्रकार से. So it could be in the form of the growth, or you can say some kind of decline also. You can see like this graph. So this is also one direction, and this is also one direction. So this type of change continues more or less in the same direction. जैसे मैंने बताया, some changes in the usually cumulative and implies growth and increase. या तो आप growth देख सकते हैं, increase देख सकते हैं, या फिर decline देख सकते हैं. So जैसे करेंगे एग्जाम्पल लें, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, डेंसिटी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द साइज. सो यू कैन से दिस इज द वन डायरेक्शन चेंज. साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्थान, किसी इंस्टीट्यूशन में जो साइज है उसकी लगातार बढ़ती जाती है ना, एम्प्लॉय बढ़ते जाते हैं, तो उसको बोलेंगे आप वन डायरेक्शन चेंज. लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो काइंड ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो उसको बोलेंगे आप वन डायरेक्शन चेंज. रिलीजन, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो आपका वन डायरेक्शन चेंज है डिक्लाइन भी करता है. जैसे कि हम बात करें, साइंटिफिक नॉलेज बढ़ेगा, रैशनैलिटी बढ़ेगी लोगों के अंदर, है ना, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, साइंटिफिक नॉलेज बढ़ जाएगा, रैशनैलिटी डेवलप हो जाएगी, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी, तो कहीं ना कहीं जो है रिलीजन का जो इंपॉर्टेंस है कम हो जाएगा या कम होता जाएगा धीरे धीरे. तो द काइंड ऑफ डिक्लाइन आल्सो यू कैन हैपन इन दी वन डायरेक्शन चेंज. ऐसा नहीं है केवल ग्रोथ होती है, उसमें डिक्लाइन भी होता है. कुछ ना कुछ ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं नीचे होते जाते हैं. और यू कैन से लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ. जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं तो पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स काइंड ऑफ द डिक्रीज इन दी पर कैपिटा वेल्थ, कि जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उनके पास पैसा कम होगा, है ना, पर कैपिटा वेल्थ भी कम होगी, क्योंकि रिसोर्सेज तो उतने ही है, फिक्स है. एंड द पॉपुलेशन इंक्रीज, ऑफ कोर्स द पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा वेल्थ विल डिक्रीज. सो दिस इज कॉल्ड एज वन डायरेक्शन चेंज. अभी इसके बहुत सारी थ्योरी है, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. यहाँ पर अगस्त कॉम्टे, ये एक फ्रेंच सोशलिस्ट थे, और इनके द्वारा एक थ्योरी दी गई थी. इनको बोला जाता है फाउंडर ऑफ सोशोलॉजी आल्सो. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. ही व्यू दैट द ईच सोसाइटी पास थ्रू दी थ्री स्टेज. इनके द्वारा ऐसा माना गया कि जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, तीन स्टेज, अलग अलग स्टेज में जो है पास होता है, और इसको बोला गया लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस. पहली स्टेज है, इसको बोलते हैं थियोलॉजिकल स्टेज, जो कि डोमिनेट होती है रिलीजन के माध्यम से, सुपरनेचुरल विजडम के माध्यम से. नेचुरल फिनोमेना जो कि एक्सप्लेन किए जाते हैं एज बीइंग रिजल्ट ऑफ सुपरनेचुरल और द डिवाइन पावर के, जैसे बारिश हो रही है ना, तो बारिश, इफ द रेनिंग दैट इज द रीजन बिहाइंड द सुपरनेचुरल पावर, उनके पीछे कोई पावर है, कोई देवता है या कोई भगवान है, कोई रिलीजन के माध्यम से बताया जाता है. ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज थियोलॉजिकल स्टेज. जिसमें हर चीज़ के रीजन होता है, रिलीजन. कोई भी घटना घट रही है, कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है, कोई डिवाइन पावर है, समथिंग सुपरनेचुरल पावर, उससे बोलते हैं थियोलॉजिकल सोसाइटी. दूसरी है मेटाफिजिकल स्टेज. मेटाफिजिकल स्टेज का मतलब क्या होता है, इसमें सुपरनेचुरल बिलीव्स तो होते हैं, बट काइंड ऑफ वो कहीं ना कहीं एक एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल पे आधारित होते हैं. जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल लें कि पहले की जो थियोलॉजिकल स्टेज, उसमें ऐसा माना जाता था कि जैसे जो ग्रह है, जो प्लानेट है, सो उनको जोड़ा जाता था भगवान से, क्या ये गॉड या सुपरनेचुरल पावर से. व्हाट इन मेटाफिजिकल स्टेज, पीपल नो दीज आर द प्लैनेट्स, दीज आर द फिजिकल ऑब्जेक्ट, बट इसके बाद भी लोग ऐसा मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो एस्ट्रोलॉजी से उसको जोड़ देते हैं, कि उनको लगता है कि ये जो प्लैनेट्स हैं कहीं ना कहीं इंसान की लाइफ को उसको इन्फ्लुएंस करते हैं. पीपल्स लाइफ दे आल्सो इन्फ्लुएंस, लाइक ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो सिर पे मंगल मंडरा रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, या शनि देवता जो है उनको देवता के रूप में बोल देते हैं. तो क्या ये बोलते हैं, इसमें आपको पता तो है कि ये बेसिकली प्लैनेट है, बट आपको ऐसा भी पता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, तो उसे बोलते हैं मेटाफिजिकल. मतलब इसमें थोड़ा बहुत थियोलॉजिकल भी थिंकिंग होती है और साथ ही साथ एक रैशनल थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है. तीसरा है आपका पॉजिटिव और द साइंटिफिक स्टेज. इसका मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली टोटली दैट इज बेस्ड ऑन द रैशनैलिटी और बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रूफ, साइंटिफिक लॉ. ओके, दैट इज गाइडेड बाय द साइंटिफिक लॉ. जैसे अगर बात करें रेन की, तो अगर बारिश हो रही है तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है. ओके, क्या प्रोसेस होता है पूरा एक रेन साइकिल का, है ना, कैसे इवेपोरेशन होता है, कैसे कंडेंसेशन होता है, उसके बाद बारिश यहाँ पर बनती है, उसके बाद वो बारिश होती है, डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट एंड सभी चीज़ें.
तो ये जो चीज़ें होती है, ह्यूमिडिटी भी होती है इसमें, ये क्या है, साइंटिफिक नॉलेज है, साइंटिफिक रैशनैलिटी के आधार पर बोला जा रहा है, इसे बोलेंगे पॉजिटिव और द साइंटिफिक स्टेज। तो ये तीनों स्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत कई बार पूछा गया क्वेश्चन, सो प्लीज अच्छे से पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट थ्योरी दैट इज डार्विन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसका मतलब होता है कि कोई एक जीव है, ओके, उसका कैसे विकास होता है, कैसे वो इवॉल्व करता है ओवर द जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। इस थ्योरी को दिया डार्विन के द्वारा, इसलिए उसको बोला जाता है डार्विन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, और इसको बोला जाता है द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो खुद चयनित करती है, वो खुद सिलेक्ट करती है, चूज करती है कि कौन जीव, कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो बेस्ट सूटेबल है, उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन उसको भेज दिया जाता है, और जो अनफिट है उसको वो खत्म हो जाता है, या उसको जो है नेचर चूज नहीं करता है। इसको अंडरस्टैंड करेंगे एक बेस्ट एग्जाम्पल के साथ, ओके। उसके पहले थोड़ा यहाँ अंडरस्टैंड कर लेते हैं। द बेस्ट अडॉप्टेड ऑर्गेनिज्म आर सेलेक्टेड बाय द नेचर टू पास देयर ट्रेड्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। कि जो सबसे बेस्ट अनुकूलित जीव होगा, है ना, जो कि नेचर को अडॉप्ट कर लेता है जल्दी, उसको जो नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगी, चूज कर लेगी, और आगे नेक्स्ट जनरेशन में उसको भेज देगी विद देयर ट्रेड्स, उसके लक्षणों के साथ। जैसे बाय टेकिंग वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ बीटल एंड क्रो। आपने शायद ये एग्जाम्पल सुना भी होगा, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बीटल का मतलब होता है कि जो आपने देखा होगा डंग में या गोबर में जो कीड़े रहते हैं, उनको समझ बोल सकते हैं। एक समय पर मान लीजिए किसी टाइम पर, टाइम T1, बहुत सारे बीटल थे रेड कलर के, और कुछ बीटल थे ग्रीन कलर के, बहुत कम थे, ओके। और जो क्रो होता है, या क्रो बोल सकते हैं, या क्रेन बोल सकते हैं, या फिर डक जो है, सभी के सभी ये बीटल को खा जाते हैं जब भी देखते हैं। सो बेसिकली इसमें क्या है कि जो रेड कलर के बीटल हैं, आप देखेंगे इनको कि लंबे समय तक ये जो है जीवित नहीं रह पाते हैं। कारण क्या है कि इनको क्रो या फिर क्रेन या फिर जो भी डक है खा जाता है, क्योंकि इनका कलर रेड होता है, तो ये जल्दी छुप नहीं पाते उस डक के अंदर, या बोल सकते हैं गोबर के अंदर, या फिर आसपास की झाड़ियों में, या बोल सकते हैं कि जो ग्रास है, ग्रास भी ग्रीन कलर की होती है, तो उसमें छुप जाते हैं, तो दिखते हैं कि ये रेड कलर के हैं, तो उनको जल्दी खा लिया जाता है क्रो के द्वारा। तो इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना। सो धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जाएगी। जो ग्रीन वाले हैं वो इजिली अडॉप्ट कर लेते हैं नेचर को, जल्दी छुप जाते हैं गोबर के अंदर या फिर उसमें ग्रास के अंदर, क्योंकि इनका कलर सेम होता है। जैसे ग्रास का कलर होता है, गोबर का कलर होता है, वैसे ही इन बीटल का कलर होता है। तो इनकी संख्या बढ़ती गई क्योंकि इनको क्रो के द्वारा नहीं खाया गया, और जो रेड कलर के थे उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती गई। तो क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि जो ग्रीन कलर का बीटल है वो नेचर को जल्दी अडॉप्ट कर रहा है, और नेचर के अनुसार चल रहा है, तो नेचर उसको चूज कर लेगा और उसको मूव करा देगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में विद देयर ट्रेड्स। ट्रेड्स मतलब क्या होता है कि इनके जो लक्षण है, इनका जो कलर है, ग्रीन कलर है, वो ज़्यादा आगे बढ़ेगा, ओके। और जो रेड कलर के हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। सो द बेस्ट अडॉप्टिव ऑर्गेनिज्म जैसे ग्रीन बीटल आर सेलेक्टेड बाय द नेचर एंड टू पास देयर ट्रेड्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, वो नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं, और जो रेड कलर के बीटल हैं वो खत्म हो जाते हैं। सो विद इन एनी पॉपुलेशन देयर इज द नेचुरल वेरिएशन, लगातार वेरिएशन आता जाता है। सम इंडिविजुअल्स हैव मोर फेवरेबल वेरिएशन, जैसे कि मैंने बताया कि जो ग्रीन बीटल है वो ज़्यादा फेवरेबल है कंडीशन के इन कंपेरिजन टू दी रेड बीटल। सो द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एलिमिनेट द अनफिट इंडिविजुअल्स, जो अनफिट है उनको खत्म कर दिया जाएगा, या बोल सकते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि जो रेड बीटल थे उनको डिफरेंट पक्षियों के द्वारा खा लिया गया है। एंड द फिट इंडिविजुअल्स पॉजेस फेवरेबल वेरिएशन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, वो उनके पास एक फेवरेबल वेरिएशन है, बोल सकते हैं कि वो अडॉप्ट कर लिए गए हैं, तो वो सर्वाइव करेंगे और रिप्रोड्यूस होंगे, लगातार बढ़ते जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। इसको बोलेंगे हम नेचुरल सिलेक्शन, या फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो फिट है इन्वायरमेंट के अनुसार, नेचर के अनुसार, वही सर्वाइव करेगा। जैसे यहाँ पर रेड बीटल जो है खत्म हो गए और ग्रीन बीटल रह गए। सो दीज वेरिएशन, वन सेकेंड, सो दीज वेरिएशन व्हेन accumulated over the long period of time lead to the origin of new species। जिस प्रकार से मैंने बताया कि ग्रीन जो बीटल है आगे बढ़ते गए और एक नई अपने आप में पूरी की पूरी स्पीसीज बनकर आई। नेक्स्ट, आई होप इसको आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, कैसे जो है कोई जीव, कोई ऑर्गेनिज्म जो है इवॉल्व होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया है डार्विन के द्वारा, यहाँ पर लिखा गया है, उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं।
It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the most रिस्पॉन्सिव चेंज। का मतलब क्या है कि वो स्पीसीज, वो जीव ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ना ही वो स्पीसीज, वो जीव ज़्यादा सर्वाइव करेगा जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जबकि केवल वही जीव, या बोल सकते हैं वही स्पीसीज सर्वाइव करेगी जो कि रिस्पॉन्सिव है, बदलाव के लिए वो बदलाव को अडॉप्ट कर रही है। दैट कैन अडॉप्ट द चेंज एज पर द नेचर, सो दैट स्पीसीज, दैट जीव, दैट विल सर्वाइव, गिवन बाय द चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर। इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इनका भी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है सोशल चेंज को एक्सप्लेन करने में। हर्बर्ट स्पेंसर ये काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए, इंस्पायर हुए डार्विन से। डार्विन की जो थ्योरी थी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, उसी से इंस्पायर होकर इन्होंने एक पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। और इसके बाद इन्होंने, स्पेंसर ने बताया कि जैसे डार्विन ने बोला है कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है, उसी प्रकार से सोसाइटी का भी एवोल्यूशन होता है, ह्यूमन का भी एवोल्यूशन होता है। ह्यूमन सोसाइटी जो है उसी प्रकार से इवॉल्व करती है जिस प्रकार से बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन हो रहा है। जैसे मैंने बताया था कि बीटल का एवोल्यूशन हो रहा है, उसी प्रकार से ह्यूमन सोसाइटी भी इवॉल्व करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो मतलब ये है कि दोनों में जो यूनिवर्सल लॉ है एक ही जैसा है। नेचुरल जो एवोल्यूशनरी लॉ है वो एक है कि नेचर उसी को सिलेक्ट करता है जो फिट होता है सोसाइटी में, चाहे वो फिर कोई जीव हो, कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हो, या फिर ह्यूमन सोसाइटी हो। ओके, तो बेसिकली क्या है, ये जो डार्विन की थ्योरी थी उसी को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, उसको उससे इंस्पायर होकर इन्होंने बताया कि ह्यूमन सोसाइटी कैसे इवॉल्व हो रही है। जैसे कि बताया कि किस प्रकार से एक सोसाइटी इवॉल्व होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। शुरुआत में हम देखें तो ट्राइबल ग्रुप हुआ करते थे स्टार्टिंग टाइम में, जो बोल सकते हैं कि इसके पहले ट्राइबल ग्रुप के पहले भी एक अनसिविलाइज लोग थे। उसके बाद धीरे धीरे सिविलाइज हुए, ट्राइबल हुए, फिर धीरे धीरे एक सिविलाइज सोसाइटी जो आज प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटी। तो क्या ये बदलाव हो रहा है, जिस प्रकार से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ उसी प्रकार से ह्यूमन सोसाइटी का भी एवोल्यूशन हो रहा है। ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा बताया गया। एंड ही मेंटेन दैट द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। इन्होंने बताया कि जो सर्वाइव करते हैं, या जो रिच हैं, जो टैलेंटेड हैं, जो एनर्जेटिक हैं, जो कि नेचर के अनुसार चलते हैं, स्ट्रगल करते हैं, सर्वाइव करते हैं, फाइट करते हैं, वो मेंटेन रहते हैं, वो बचे रहते हैं। एंड 2000 लेजी, 2000 पुअर, 2000 अनफिट, जो कि उनको खत्म कर दिया जाता है, एलिमिनेट हो जाते हैं। इनका ऐसा मानना था कि समाज में, हमारी सोसाइटी में जो गरीब लोग हैं उनको बेसिकली होना ही नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि वो लेजी हैं, या तो उनको पुअर, बेसिकली वो जन्म हुआ है उनका पुअर, तो पुअर ही रहेंगे, तो उनको होना नहीं चाहिए। बाद में इनको इसको क्रिटिसाइज भी किया गया इनके इसके स्टेटमेंट को कि गरीब बेसिकली होते हैं, होने ही नहीं चाहिए सोसाइटी के अंदर। एंड द आइडिया दैट लेटर पीरियड केम टू नोन एज द सोशल डार्विनिज्म, इसको बाद में बोला गया सोशल डार्विनिज्म, बिकॉज डार्विनिज्म की थ्योरी थी किस पे आधारित, ऑर्गेनिज्म पे आधारित, जबकि हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी है किस पर, सोसाइटी पे आधारित, इसलिए इसको बोला गया सोशल डार्विनिज्म। ओके, एंड दैट एज अ रिजल्ट ही अप्लाइड द कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट प्रोपाउंड बाय द डार्विन टू सोसाइटी। इन्होंने वही है कि जैसे मैंने बताया कि जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरी थी, इन्होंने उसको अडॉप्ट किया और अपनी थ्योरी में बताया कि कैसे सोसाइटी इवॉल्व करती है। नेक्स्ट